आज का हमारा विषय है हिंदी काव्य शास्त्र का विकास संदर्भ रीतिकाल में। इसमें हम हिंदी काव्य शास्त्र का विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसे रीतिकाल में इसका विकास होता है, किन किन प्रमुख आचार्यों के देखरेख में ये आगे बढ़ता है। ठीक है, तो हम इसके विकास को निरूपण के आधार पर देखेंगे, जैसे सर्वांग निरूपण, रस निरूपण, अलंकार निरूपण, छंद निरूपण। इस निरूपणों के आधार पर हम हिंदी काव्य शास्त्र के विकास को रीतिकाल में अध्ययन करेंगे। रीतिकाल में विकास के अध्ययन करने से पहले रीतिकाल से पूर्व काव्य शास्त्रियों का चिंतन कैसा था वो भी जानना आवश्यक है। तो उसके बारे में पहले जानते हैं। रीतिकाल से पूर्व भक्ति काल और आदि काल में संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा विरासत में विद्यमान थी, परंतु इस काल के कवियों ने न तो इस दिशा में कोई प्रयास किया, न इसकी उन्हें कोई आवश्यकता थी, क्योंकि आदि काल में युद्ध का वातावरण था और भक्ति काल में अध्यात्म का। भक्ति काल के अंतिम सोपान में कविता ने राज दरबारों में प्रवेश किया और उसे कला के रूप में सम्मान प्राप्त होने लगा। अब कवियों ने अप्रियदाताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रशस्ति और दरबार में अनेक प्रतियोगी कवियों के मध्य अपनी रचना को सम्मान दिलाने हेतु वाणी का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों का अनिवार्यतः प्रयोग तथा अन्य कवियों की कविता के गुण दोष की चर्चा प्रारंभ की, जिससे वे अपनी रचना को पुरस्कृत करवा सकें। रीतिकाल से पहले दो प्रमुख काव्य शास्त्रीय चिंतनों के बारे में जानने की आवश्यकता है, सूरदास और रहीम। सूरदास सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति शाखा के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं। सूरदास सूरसागर एवं सुरसावली के अतिरिक्त इनकी अनेक रचनाएं जैसे साहित्य लहरी और भी अनेक हैं। ठीक है, रहीम नगर शोभा और बरवय नायिका भेद, ये दो ग्रंथ रीति निरूपक हैं। नगर शोभा दोहा छंद में लिखा गया, कुल 142 दोहे इसमें हैं। आगे बढ़ते हैं और रीति काल में काव्य शास्त्र के विकास का अध्ययन करते हैं। रीति काल का समय 1700 से 1900 तक माना गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम निरूपण के आधार पर विकास का अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला है सर्वांग निरूपण। सर्वांग निरूपण के अंतर्गत काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्यात्मा, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार एवं छंद निरूपण आदि का विवेचन किया जाता है। इस दृष्टि से चिंतामणि, देव, कुलपति, दास, सोमनाथ, अमीरदास, याकूब खां, राय, शिव प्रसाद आदि का नाम लिया जा सकता है। दूसरा है सर्वरस निरूपण। सर्वरस निरूपण करने वाले आचार्य एवं कवि ही इस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। समस्त रसों का विवेचन करने वाले सभी कवियों ने श्रृंगार के रस राजत्व एवं नायक नायिका भेद का विवेचन किया है। इसमें प्रमुख आचार्य हैं तोष, रसलीन, पद्माकर, मतीराम आदि। रस निरूपण का ही दूसरा भाग है नायक नायिका भेद। रीति काल में रस विवेचन करने वाले सभी आचार्यों ने श्रृंगार रस प्रकरण में आलंबन रूप में नायक नायिका भेद का विशद वर्णन किया, किंतु इसमें कुछ नवीनता लाने वाले आचार्यों का नाम है कालिदास, त्रिवेदी आदि। अगला निरूपण है तीसरा अलंकार निरूपण। रीतिकाल के कवि अलंकृत को प्रति विशेष रुचि रखने वाले थे, क्योंकि दरबारों में प्रतिद्वंदिता व प्रदर्शन प्रियता इनमें थी। दूसरे अपने पाठकों को ये अलंकार ज्ञान भी कराना चाहते थे एवं इन सभी ने अलंकार निरूपण किया। इनके विवेचन के केंद्र में शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों रहे हैं, किंतु कुछ ने मात्र अर्थालंकारों का ही निरूपण किया। अलंकार निरूपण करने वाले रीतिकालीन कवियों पर जयदेव के चंद्रालोक तथा अपय दीक्षित के कुव्य या नंद का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे जसवंत सिंह, मतीराम
आदि इसके कवि थे। चौथा है छंद निरूपण। रीतिकाल में छंद निरूपण करने वाले कवियों की संख्या अल्प ही रही है, परंतु विषय विवेचन करने की दृष्टि से ये सफल है। छंद ज्ञान से अपने पाठकों को परिचित कराने के लिए सरलता का इन्होंने विशेष ध्यान रखा। जैसे राम सहाय, मतीराम, सुखदेव मिश्र, मुरलीधर भूषण आदि इसके प्रमुख कवि थे। इन प्रमुख आचार्यों के द्वारा ही रीतिकाल में हिंदी काव्य शास्त्र का विकास होता है।